Hello everyone, this is R.K. Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are ready to discuss about the neutralization reaction. First of all, we shall try to understand what is neutralization reaction and just after that its physical application in our daily life. So first of all, we have to discuss about the neutralization reaction, its concept, how we develop the concept of neutralization reaction in our mind. Let us try it. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसेज टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट एंड वाटर। अब इसमें हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी बेस ले सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा इसी के करेस्पॉन्डिंग साल्ट। ये बेस का जो मेटल है एसिड के नेगेटिव पार्ट से जुड़ करके बनाएगा साल्ट, और ये जो OH है एसिड के H से मिल करके बनाएगा वाटर। तो इसी तरह से हम डिफरेंट एसिड ले सकते हैं, डिफरेंट बेसिस ले सकते हैं। H2SO4 लेंगे, NaOH लेंगे तो बनाएगा सोडियम सल्फेट एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड हम ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अगर हमने ले लिया फास्फोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया तो बनाएगा अमोनियम फास्फेट और वाटर। ध्यान रखना है बेस का जो OH है एसिड के H से मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, बाकी सब साल्ट के रूप में अटैच हो जाएंगे। तो जनरली अगर हम बेसेज की बात करें तो बेसेज आर हाइड्रोक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर हमने देखा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हैं हाइड्रोक्साइड। तो बेसेज हाइड्रोक्साइड होते हैं या तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं। हम पढ़ चुके हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमने उसका नेचर चेक किया था तो हमें मिला था बेसिक। क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है MgO, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं स्पेशली फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, उनका नेचर होता है बेसिक, और भी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका भी नेचर होता है बेसिक। तो हम कोई मेटल का ऑक्साइड भी लेंगे तो उससे भी अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा साल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो कहने का मतलब एसिड हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके देता है साल्ट और वाटर, और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ऐसा भी ऑक्साइड है हमारे पास, लेड एक मेटल होता है, लेड का एक ऐसा भी ऑक्साइड होता है जो कि एसिड से रिएक्शन करके साल्ट, लेड क्लोराइड, वाटर, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी इवाल्व करता है। तो ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर के साथ एक और प्रोडक्ट क्लोरीन गैस भी देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं या उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन, जो कि बाद में वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और एक इसका काउंटर पार्ट नेगेटिव आयन। और किसी बेस को जब हम पानी में डालते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये बनाता है मेटल का कैटायन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं एसिड के द्वारा और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं बेस के द्वारा, यही आपस में मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल रिएक्शन होती है H आयन प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू H2O। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हीट इवाल्व होती है। अगर आप एसिड में बेस मिलाएं किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर तो टेस्ट ट्यूब आप टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, या किसी बीकर में एसिड बेस मिलाएंगे तो बीकर गर्म हो जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट इवाल्व होती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट खुद बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें
देखिए HCl एक स्ट्रांग बेस एसिड है, NaOH एक स्ट्रांग बेस है। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कोई भी स्ट्रांग एसिड हो, कोई भी स्ट्रांग बेस हो, उसमें जो हीट निकलेगी वो 57.1 किलो जूल निकलेगी। और ये लिखी रहती है प्लस में। तो जब किसी रिएक्शन में हीट निकलती है तो उसको हम लिखते हैं प्लस इतने किलो जूल एनर्जी। और स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग बेस हो तो 57.1 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। ये माने नहीं रखता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर हम यही HCl की जगह HNO3 ले लें, HNO3 प्लस NaOH, तो भी हमारा बनेगा NaNO3 प्लस H2O और प्लस 57.1 किलो जूल एनर्जी। तो अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो डिपेंड नहीं करता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 57.1 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर एसिड बेस में से कोई भी वीक है, तो वीक बेस है, जैसे एसिड के साथ हम वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन जो हीट एनर्जी निकलेगी वो कम हो जाएगी 51.5 किलो जूल। क्यों? अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 5.6 किलो जूल। तो 5.6 किलो जूल एनर्जी कहाँ गई? ये चूँकि वीक बेस है, इसके आयनाइजेशन में ये एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए टोटल निकलती है 51.5 किलो जूल। तो जब हम स्ट्रांग एसिड का वीक बेस से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ एनर्जी वीक बेस के आयनाइजेशन में खर्च हो जाती है, फिर भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये हीट बाहर निकलती है। अब रिएक्शन में हम इसे प्लस के टर्म में लिखते हैं। अगर हम इसी को इंथैल्पी के टर्म में लिखें, एक टर्म आता है इंथैल्पी, आप हायर क्लासेज में इसको पढ़ेंगे, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल H से। तो चेंज इन हीट इन एनी रिएक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब हीट चेंज इन एनी रिएक्शन, इवाल्व आर एब्जॉर्ब्ड। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उनमें हीट इवाल्व होती है। तो डेल्टा H हम लिखते हैं निगेटिव से 57.1 किलो जूल। अगर पूछा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है, तो ये निगेटिव में लिखते हैं, इंडोथर्मिक का पॉजिटिव में। तो ये चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें प्लस में लिखा है, तो यहाँ हम अगर इंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे तो इसे निगेटिव में लिखते हैं 57.1 किलो जूल माइनस में। अब जो हमारे पास बेसेज हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, और ऐसे बेसेज हैं हमारे जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते उन्हें हम एल्कली नहीं कहते। तो अब हमें देखना है फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के कुछ फिजिकल एप्लीकेशन। तो हमने देखा है एसिडिटी इन स्टमक। कभी कभी जब हम ऑयली फूड या स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम जेल्यूसिल सिरप या डाइजिन के रूप में ले सकते हैं, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि सिरप के फॉर्म में आता है। तो ये हाइड्रोक्साइड जब हम ले लेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये स्टमक में बनने वाले एसिड को न्यूट्रल कर लेता है। ये हमारा फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन केस ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। नंबर 2, स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज। आपने देखा होगा चींटियाँ और मधुमक्खियाँ जब काटते हैं तो हमें दर्द होता है, और इनके स्टिंग में होता है क्या, फार्मिक एसिड HCOOH। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में। तो फार्मिक एसिड होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जहाँ पर हमें चींटी या मधुमक्खी काटी है वहाँ पर हम थोड़ा सा साबुन रगड़ लेंगे, क्योंकि साबुन का नेचर होता है बेसिक, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। या लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी इसमें लगा लेंगे जहाँ पर स्टिंग हुआ है, तो फिर वो न्यूट्रल कर देगा। या सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा थोड़ा सा वहाँ पे रगड़ कर देंगे, रबिंग कर देंगे, तो फिर ये एसिड न्यूट्रल हो जाएगा और दर्द बंद हो जाएगा। तीसरा है एसिडिटी ऑफ सॉयल। मिट्टी एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है, तो जिस मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा होती है उसे न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें स्लेक्ट लाइम डाल देते हैं। मतलब ये क्विक लाइम CaO प्लस वाटर, ये हमारा बनाता है
इसी को हम कहते हैं सेलेक्ट लाइम। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देते हैं तो ये एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट हमारा है नेटिल प्लांट। ये नेटिल एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कांटे जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। स्ट्रक्चर्स, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट एंड थॉर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट कंटेन एसिड। और जब कोई जानवर या हम वहाँ से गुजरते हैं तो उसके कांटे जैसे हमारी बॉडी में कट मारते हैं तो वहाँ पर वो एसिड हमारी बॉडी में जाता है और उससे हमें होता है पेन। लेकिन नेचर ने इसी के बगल एक दूसरा प्लांट उगाया रहता है जिसे कहते हैं डार्क प्लांट, और डार्क प्लांट में की पत्तियों में पाया जाता है बेस। तो अगर नेटिल प्लांट की पत्तियों से हमें दर्द हो रहा है तो हम डार्क प्लांट की पत्तियां रगड़ लेंगे तो इसमें होता है बेस, इस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ।